बैक जाकर हम लोग उसको पढ़ेंगे। कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है आवाज वगैरह में, या आपको स्लाइड वगैरह जो पीपीटी है वो नहीं दिखाई दे रही हो, ऐसा तो नहीं है। आप लोग जरूर स्क्रीन पर बता दीजिए मुझे कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ऑल क्लियर सर, ठीक है, गुड। पारस पचौरी जी गुड, वेरी गुड। आज देखिए बिल्कुल सही काम हो रहा है। और कल मैंने जो डिस्कशन किया था उसमें सिलेबस बताया था आपको, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में अंतर बताया था, और हमारा टॉपिक जो है वो इंडियन इकोनॉमी है, जिसमें हमने बहुत सा सिलेबस डिस्कशन किया था। फिर मैंने एक जनरल जानकारी दी थी जो यूपीएससी के हिसाब से कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है, कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, माइक्रो और मैक्रो दोनों में बटा हुआ है इकोनॉमिक्स। ये जनरल जानकारी एक मैंने आप लोगों को दे दी थी, जिससे जो छोटे भी एग्जाम है जैसे पीसीएस वगैरह में हो सकता है कि क्वेश्चंस बना दे इससे। ठीक है, अब हम लोग लेकर चलते हैं कि मैंने बताया था माइक्रो और मैक्रो के बाद में। ठीक है, देखो पूरे वर्ल्ड में, याद रखेंगे आप लोग, पूरे विश्व में जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी 3 तरीके से रन हो रही है। अर्थात जो आर्थिक प्रणाली है, इकोनॉमिक सिस्टम है, वो 3 तरीके से रन हो रहा है, और इन 3 तरीकों से लोग अपनी आजीविका को कमाते हैं, और कमाकर लोग अपना जीवन जी रहे हैं अलग अलग देशों में, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में। ये 3 प्रणालियां अलग अलग तरीके से रन हो रही हैं। और जब अलग अलग तरीके से ये 3 प्रणालियां रन हो रही है, तो ऐसी कंडीशंस में यहाँ पर तीनों प्रणालियां वो क्या हैं, किस तरह से रन हो रही हैं, उनके क्या कंपोनेंट है, और भारत में उन सबसे अलग क्यों हमने अपनी इकोनॉमिक प्रणाली को या इकोनॉमिक सिस्टम को डेवलप किया। बेसिकली अगर देखा जाए तो भारत पूरे विश्व में स्वतंत्रता से पहले 2 ही तरह की इकोनॉमी चला करती थी। एक इकोनॉमी थी जिसे कैपिटलिज्म इकोनॉमी कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और दूसरी इकोनॉमी जिसे सोशलिस्ट इकोनॉमी के नाम से जानते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था। ये 2 तरह की इकोनॉमी चला करती थी। अब हुआ ये कि 1945 में, आप लोगों को पता होगा कि 1945 ईस्वी में जब वर्ल्ड वार समाप्त हो गया, विश्व युद्ध समाप्त हो गया, कहानी सुनिएगा यहाँ पर। तो विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ, तो समाप्त होने के बाद एक क्वेश्चन मार्क आया यहाँ पर कि इंडिया को किस तरह की इकोनॉमी अपनानी चाहिए, कैपिटलिज्म इकोनॉमी अपनानी चाहिए या सोशलिस्ट इकोनॉमी अपनानी चाहिए, अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाना चाहिए इंडिया को, या पूंजीवादी के अलावा भारत को अपनाना चाहिए कौन सी अर्थव्यवस्था को, समाजवादी अर्थव्यवस्था को। पूरे विश्व में इस तरह की चीजें चलना शुरू हुई। ठीक है, अब भारत के लिए दोनों समस्याएं थी कि किस तरह की अर्थव्यवस्था अपनाई। लेकिन जब 1948 ईस्वी में पहली औद्योगिक नीति आई, जब फर्स्ट इकोनॉमिक यहां पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, औद्योगिक नीति, तो भारत की पहली औद्योगिक नीति कब आई थी? 1948 में आई थी पहली औद्योगिक नीति। और उस समय जो उद्योग मंत्री हुआ करते थे उनका नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या नाम था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनका नाम हुआ करता था। और यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं जिन्होंने एक पार्टी बनाई थी जिसे जनसंघ के नाम से जानते थे, और जनसंघ ही 1978 में भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाने लगी थी, क्योंकि इसमें कई पार्टियों का मिलन हो गया था। तो यही जनसंघ पार्टी थी जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाई थी। ये उद्योग मंत्री हुआ करते थे उस समय 1948 में, और इन्हीं ने घोषणा की थी कि भारत अपनी औद्योगिक नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाएगा, मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाएगा। इस तरह की घोषणा इनके द्वारा की गई थी। फिर एक नई तरह की इकोनॉमी यहां पर डेवलप होना शुरू हो गई कि मिक्स्ड इकोनॉमी के क्या कंपोनेंट होने चाहिए। तो हम लोग एक एक पहले इकोनॉमी को समझते हैं। पहला तो हमारा ये प्रश्न है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। फिर उसके बाद में सेकंड स्टेप चलेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत ने मिक्स्ड इकोनॉमी ही क्यों अपनाई, और क्यों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ क्यों नहीं गए, समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ क्यों नहीं गए। और आप लोगों को एक बहुत बड़ा आश्चर्य होगा कि कैपिटलिज्म इकोनॉमी अपनाते अगर हम लोग,
तो अमेरिका हमारा साथ देने की बात कर रहा था, और सोशलिस्ट इकोनॉमी जब अपनाते तो रसिया हमारा साथ देने की बात कर रहा था कि अपनी इकोनॉमी को सोशलिस्ट इकोनॉमी बना दीजिए। आप अपनी इकोनॉमी को कैसे बना दीजिए? सोशलिस्ट इकोनॉमी बना दीजिए, ये बात कर रहा था। जबकि कैपिटलिज्म इकोनॉमी में क्या हुआ कि कैपिटलिज्म इकोनॉमी को अपनाने पर अमेरिका हमारा साथ देने को तैयार था। अब ऐसी कंडीशंस में मैंने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया, तो एक एक इकोनॉमी को पहले हम लोग समझते हैं कि ये इकोनॉमी है क्या और किस तरह से चीजें रन होकर निकल कर आ रही। पहले तो एक एक इकोनॉमी को यहाँ पर समझते हैं कि कैपिटलिज्म इकोनॉमी किसे कहते हैं। देखो, पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है, पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है, याद रखेंगे कि इसमें पूरा का पूरा नियंत्रण, सारा का सारा जो कंट्रोलिंग पावर है वो स्टेट के ऊपर रहती है। किसके ऊपर रहती है? स्टेट के ऊपर रहती है कंट्रोलिंग पावर। सॉरी, बाजार के ऊपर रहती है कंट्रोलिंग पावर। किसके ऊपर रहती है? बाजार के ऊपर रहती है। थोड़ा सा मैं साफ करने लगा था इसलिए दिमाग, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस में क्या है कि किसके ऊपर रहती है? बाजार के ऊपर। कैसे, क्या बनेगा, कितना बनेगा और किसके लिए बनेगा, ये सारी चीजें डेवलप करती हैं किसके ऊपर? बाजार के ऊपर। किसके ऊपर? बाजार के ऊपर। क्या बनेगा, कितना बनेगा और किसके लिए बनेगा, ये तीनों चीजें, ये तीनों ही बातें कौन निर्णय करता है? निर्णय करता है बाजार, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। और इसमें जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर देखा जाए तो निजी लाभ के लिए काम करती है, निजी लाभ के लिए काम करती है। बस सुनते जाइएगा, बहुत बढ़िया, आपको मजा आएगा। देखिएगा कि अगर ऐसा था सर, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, ये हमने इकोनॉमी को क्यों अपनाया। वास्तव में ये डिसीजन क्या कांग्रेस का ठीक था या नहीं था कि हमने उस समय अपनी इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाया। बहुत से लोग किताबों की पढ़ी हुई बातें कर देते हैं, लेकिन मैं आज आपको वो रियल फैक्टर दिखाऊंगा कि जो वास्तव में किताबों में नहीं मिलेगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, दिखा दीजिएगा कहीं पर किताबों में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। रियल फैक्टर जो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा, उसको हम लोगों को आज समझना होगा कि क्या लिखा, कि क्यों हमने कैपिटलिज्म इकोनॉमी को नहीं अपनाया, क्यों हमने यहाँ पर सोशलिस्ट इकोनॉमी को नहीं अपनाया। कोई ना कोई तो रीजन यहाँ पर रहा है जिसके कारण से हमने दोनों इकोनॉमी को छोड़कर मिक्स्ड इकोनॉमी को तय। तो क्या बनेगा, किसके लिए बनेगा और कितना बनेगा, ये निर्णय जब बाजार करे और निजी लाभ के लिए काम करे, तो वो इकोनॉमी कहलाती है क्या? कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है यहां पर। ठीक है, अर्थात सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, राज्य का इसमें हस्तक्षेप नहीं होता, राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अभिषेक शर्मा जी, समझ में आ रहा है आपको? पारस जी, समझ में आ रहा है? बताइएगा आपको, अगर कोई डाउट हो तो जरूर। स्टेट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। ठीक है, और कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशंस में अब यहां पर एक क्वेश्चन ये आता है कि अर्थव्यवस्था में राज्य का जब कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा तो इकोनॉमी रन कैसे करेगी? तो सारा का सारा डिसीजन किसका? बाजार का रहता है। सारा का सारा डिसीजन किसका रहता है? मार्केट का रहता है। अब इस अर्थव्यवस्था में एक बात और याद रखेंगे, क्या? इस अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में, यहां पर एक बात आप याद रखेंगे कि इस अर्थव्यवस्था के जो विशेषताएं होंगी, जो विशेषताएं होंगी इस अर्थव्यवस्था की, इस इकोनॉमी की, वो विशेषताएं क्या होंगी, ये हम लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा इस पूरे के पूरे। इसमें क्या विशेषताएं होंगी इस अर्थव्यवस्था की? तो अर्थव्यवस्था में पहले तो यहां पर क्या होगा कि उपभोक्ता को चयन की स्वतंत्रता होती है। पहली कंडीशन क्या है कि उपभोक्ता को क्या होती है? चयन की स्वतंत्रता होती है। कुछ भी व्यक्ति चयन कर सकता है, उसकी अपनी एक मर्जी है कि वो कौन सी वस्तु खरीदे, उस पर कंट्रोलिंग नहीं होगा।
उस पर कंट्रोलिंग नहीं होगा। मतलब उपभोक्ता को संप्रभु बना दिया। संप्रभु का मतलब उस पर कोई नियंत्रण नहीं। जैसे भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, अर्थात उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। तब आप कहेंगे सर IMF का तो दबाव रहता है भारत के ऊपर, वर्ल्ड बैंक का तो दबाव रहता है, तो संप्रभु राष्ट्र कैसे है? तो संप्रभु राष्ट्र इसलिए है कि भारत अपनी मर्जी से उधर गया है, भारत अपनी इच्छा से उसमें शामिल हुआ है, और कभी भी लात मारकर बाहर आ सकता है। वो अपनी इच्छा से कोई भी निर्णय करता है, दबाव में नहीं करता है, संप्रभु का रूप में। यहां पर इस तरह से समझिएगा। तो अब उपभोक्ता ही संप्रभु होता है और आर्थिक प्रणालियों में अपनी इच्छा अनुसार वो व्यय करता है। उसमें किसी भी व्यक्ति का बाजार के कोई दबावों पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं होता है। मेरी मर्जी है, मैं खरीदूं ना खरीदूं, मेरी मर्जी है, मैं खरीदूं ना खरीदूं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का पहला कंपोनेंट होता है कि उपभोक्ता को चयन की स्वतंत्रता मिलती है। दूसरा कंपोनेंट एक और होता है, दूसरा कंपोनेंट होता है क्या? उद्यम की स्वतंत्रता। उद्यम की स्वतंत्रता का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं होगी। अपना उत्पादन करने के बाद सेल कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं होगी। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना कि सार्वजनिक हित के मामले जमाए आ सकते हैं, सार्वजनिक हित के मामले आ सकते हैं, तो हो सकता है कि उस समय रोक लग जाए। तो उस समय हो सकता है क्या? रोक लग जाए, इस पर कुछ चीजों नियंत्रण में कर दी जाए, उस समय हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। अब जैसे अब ऐसा थोड़ी ना है कि परमाणु बम बनाकर बेचने लगेगा। उद्यम की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि परमाणु बम बनाकर वो बेचने लगा। ये बातें एक तरह से नहीं हो सकती हैं इस अर्थव्यवस्था में, ठीक है? सार्वजनिक हित ना जुड़ा हो, सार्वजनिक हित में क्या कि अफीम और ड्रग्स बेचना शुरू कर दे, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है, ठीक है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो आप कहेंगे सर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तो ड्रग्स भी चलनी चाहिए फिर अपनी मर्जी से। तो वहां पर सरकार का हस्तक्षेप वहीं पर होता है, सीमित हो जाता है, जब सार्वजनिक हित आ जाता है। लेकिन हाँ, पूरी तरह से उत्पादन करने के लिए वो स्वतंत्र होता है, अगर सरकार की सार्वजनिक हित नहीं है, सरकार ने देखा, और उस पर कोई रोक टोक नहीं होती, कितना भी उत्पादन करे, कितना भी उत्पादन करे, 100 वस्तुएं बनाए, 2 वस्तुएं बनाए, 3 वस्तुएं बनाए, 4 वस्तुएं बनाए, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी यहाँ पर नहीं होगा। ये एक बड़ी बात आती है। नेक्स्ट है यहाँ पर, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, नेक्स्ट है यहाँ पर जो है वो है प्रतिस्पर्धा। वो क्या है? प्रतिस्पर्धा। अब प्रतिस्पर्धा के रूप में अगर देखा जाए, यहां पर प्रतिस्पर्धा के रूप में अगर देखा जाए, तो यहां पर अगर देखा जाए तो प्रतिस्पर्धा के रूप में देखा जाए तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में विक्रेताओं के बीच उत्पादन और वस्तुओं को बेचने की एक प्रतिस्पर्धा होती है। और जब बेचने की प्रतिस्पर्धा होती है तो इससे बाजार में क्या आती है कि कुशलता आती है, कुशलता आती है इससे बाजार में। एक तरह से कह सकते हैं कुशलता इस रूप में आती है कि वस्तुओं में गुणवत्ता आना शुरू हो जाती है, उसमें क्वालिटी आना शुरू हो जाती है, और लोगों को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन, इस तरह की सारी चीजें निकलना शुरू हो जाती हैं। और हो सकता है उस विज्ञापन के माध्यम से मूल्य में भी कमी कर दी जाती है, मूल्य में भी कमी हो जाती है, हो सकता है उसके कारण से। तो ये जो चीज है प्रतिस्पर्धा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है किसमें? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। लेकिन एक बात होती है इसमें, क्या? कि निजी हित और लाभ के उद्देश्य से ये काम करती है, निजी हित और लाभ के उद्देश्य से काम करती है। अर्थात ये वस्तुएं अगर बनेंगी तो कितना लाभ मिलेगा, कितना लाभ मिलेगा। तो हो सकता है बिना लाभ की वस्तुओं की कमी हो जाए, हो सकता है बिना लाभ की वस्तुओं की कमी हो जाए, और निजी उपयोग के लिए ही वस्तुएं बनती, हम कैसे ग्रोथ करेंगे, ये सोचा जाता है इस तरह की अर्थव्यवस्था में। ये कह सकते हैं कि महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षी का मतलब होता है कि अपने बारे में सोचने वाला व्यक्ति, केवल अपने बारे में सोचने वाला। तो महत्वाकांक्षी होते हैं ये सारे के सारे लोग जो होते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के, केवल और केवल क्या होता है? अपने बारे में सोचने वाले लोग हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है क्या? कि इसमें वर्ग संघर्ष, क्लास का स्ट्रगल भी
एक शुरुआत हो जाती है। पूंजीवर्ती अर्थव्यवस्था में समाज दो वर्गों में विभाजित हो जाता है, एक संपन्न वर्ग जो पूंजीपति कहलाता है, जो दूसरा कहलाता है साधन विहीन श्रमिक। और साधन विहीन और संपन्न जो वर्ग है वो वास्तव में क्या है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण करने लगता है, शोषण करने लगता है। और यही चीज, यही बात हमारी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ लेकर जाती है। सारी चीजें ठीक है, लेकिन ये होता क्या है, अब अनिल अंबानी, धीरू भाई अंबानी के बेटे जो हैं मुकेश अंबानी, इन लोगों की जो कंपनियां हैं वो ये मानी जाती हैं कि शोषण कर रही हैं अर्थव्यवस्था में। जैसे मुकेश अंबानी की आपने कंपनी का नाम सुना होगा, जियो। अब जियो जो प्लेटफॉर्म लेकर आया, उसने एयरटेल और साथ ही साथ यहां पर क्या किया, अन्य कंपनियों के प्रतिस्पर्धा में जब लाए, तो उस कंडीशंस में लाभ कमाना इन लोगों ने शुरू कर दिया। और जब लाभ कमाना इन लोगों ने शुरू कर दिया, ठीक है, फेस शो नहीं हो रहा है आपका आशीष जी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, फेस तो शो होना चाहिए। कितनी देर से शो नहीं हो रहा फेस? जब से आपने ज्वाइन किया, फेस तो शो होना चाहिए यार। देखता हूं मैं क्यों नहीं शो हो रहा है। अच्छा, ओके, ठीक है। अब देखिएगा, अब आ गया फेस, फेस आ गया मेरा, आ गया सर, ओके, डन डन डन, ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो अब क्या होता है, देखिए, अब इसमें क्या होता है, वर्ग संघर्ष होता है। वर्ग संघर्ष में क्या होता है, एक बड़ा आदमी होता है, एक छोटा आदमी होता है, ठीक है। अब रिलायंस, और आपको पता है कि एयरटेल में बहुत तेजी से झगड़ा हो रहा है। रिलायंस तो अपने वर्कर को बहुत अच्छा पेमेंट दे रहा है, रिलायंस तो अपने वर्कर को क्या कर रहा है, बहुत अच्छा पेमेंट दे रहा है रिलायंस। जबकि यहां पर आप देखिए क्या, कि रिलायंस तो अपने वर्कर को बहुत अच्छा पेमेंट दे रहा है, लेकिन एयरटेल क्या कर रहा है, धीरे 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 अपने जो वर्कर हैं उनकी सैलरी कम कर रहा है या छटनी कर रहा है। अब छटनी कर रहा है, जब लाभ कमाया एयरटेल ने, तब तो उनको रखे रहे आप, तब तो उनको रखे रहे। जैसे लाभ खत्म हुआ कंपनी का, तो आपने उनको निकालना शुरू कर दिया। लाभ जैसे ही खत्म हुआ कंपनी का, प्रतिस्पर्धा में आई, थोड़ा सा लाभ खत्म हुआ, उनको छटनी करना शुरू कर दिया। तो श्रमिक वर्ग जो है वो शोषण का शिकार बनता है इस प्रतिस्पर्धा में, और उनकी रक्षा करना बहुत जरूरी हो जाता है। और वो राज्य कर सकता है, कानून बना सकता है। अभी जैसे श्रमिकों के लिए कानून आए हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि ये जो कहीं ना कहीं चीजें हैं वो रिप्रेजेंट होकर निकल कर आने लगती है। दूसरी कंडीशन से क्या होता है कि जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, तो उसमें संसाधनों का जब बंटवारा होता है, तो श्रमिक को तो बहुत कम पेमेंट मिलता है, लेकिन जो कंपनी के मालिक होते हैं, और जब कंपनी के मालिक होते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा पेमेंट चला जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कितने परसेंट लोगों के पास टोटल आएगा, कितने परसेंट है। ये आपको आश्चर्य होगा, जो मैं आगे चल के आपको दिखाने वाला हूं भारत की स्थिति, कि ये आय में वितरण की असमानताएं देखने को मिल रही हैं अर्थव्यवस्था में। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ये सारी विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हैं, उपभोक्ताओं के चयन की स्वतंत्रता होती है, उद्यम की स्वतंत्रता है, प्रतिस्पर्धा है, निजी हित एवं लाभ के उद्देश्य से काम करते हैं, वर्ग संघर्ष होता है इसमें, और आय में असमानताएं देखने को मिलती हैं इन सब के रूप में। अब यहां पर पहल ये चीजें तो ठीक हो गई। अब दूसरी अर्थव्यवस्था को लेकर चलते हैं हम लोग। दूसरी अर्थव्यवस्था कौन सी हमारी अर्थव्यवस्था है, और वो अर्थव्यवस्था है यहां पर कौन सी, वो अर्थव्यवस्था है मेरी समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बाद में कौन सी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें, तो ये अर्थव्यवस्था भी अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाती है। रसिया, चाइना, ये सारे देश इस तरह की अर्थव्यवस्था को अपनाए, इस तरह की अर्थव्यवस्था को अपनाने का काम किए।
और बुल्गारिया में भी है आपका। ये अगर देखा जाए तो चेकोस्लोवाकिया में भी इस तरह की अर्थव्यवस्था है, रसिया में भी इस तरह की अर्थव्यवस्था है, कई देशों में इस तरह की अर्थव्यवस्था अपनाई गई है ये अर्थव्यवस्था। तो इस तरह की अर्थव्यवस्था में अगर देखा जाए तो कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, ये एक सबसे बड़ा बात आती है। तो सबसे पहले तो मैंने कहा कि इस तरह की अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका ज्यादा होती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका बहुत ज्यादा होती है। किसकी भूमिका ज्यादा होती है? राज्य की भूमिका बहुत ज्यादा होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। क्या बनेगा, कितना बनेगा, किसके लिए बनेगा, क्या बनेगा, कितना बनेगा और किसके लिए बनेगा, सारे के सारे निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? राज्य के द्वारा लिए जाते हैं। वहां पर किसके द्वारा लिए जा रहे थे? वहां बाजार के द्वारा लिए जा रहे थे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में राज्य के द्वारा सारे निर्णय लिए जाते हैं। क्या बनेगा, कितना बनेगा और किसके लिए यहां पर बनेगा। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। लास्ट स्लाइड का मतलब है आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में वाला स्लाइड, पारस जी। समाजवादी अर्थव्यवस्था से अभिप्राय है जहां पर राज्य सभी साधनों पर सरकार द्वारा अभिव्यक्त संपूर्ण समाज का दायित्व होता है, ठीक है। यहाँ पर तथा आर्थिक क्रियाओं का संचालन केंद्रीय सत्ता द्वारा सामूहिक व कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है। देखिए ये स्लाइड मैं इसलिए दे रहा हूं कि आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, समझने का काम तो मैं करवा रहा हूं, ठीक है। ये स्लाइड केवल और केवल इसलिए है क्योंकि ये जो चीजें हैं आपकी, ये आप पढ़ लें। जब हम यहाँ पर हमने भेज दी है स्लाइड आपको, ठीक है, हमने आपको भेज दी है स्लाइड, आपको स्लाइड मिल जाएगी, आप स्लाइड उसको पढ़ लीजिएगा पूरा का पूरा उसी तरह से, लेकिन सरल भाषा में समझाने का काम कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। तो वो समझिए बस आप। अगर आपने समझ लिया तो आंसर राइटिंग बड़े आराम से कर लेंगे आप, बहुत ही आराम से कर लेंगे, ठीक है। नोट्स नहीं बना लीजिए, आपके नोट्स बने हुए हैं, ठीक है, आपके नोट्स बने हुए हैं दोस्त, यही नोट्स हैं। बस एक काम करिएगा, क्या काम करिएगा इसको, ठीक है। मैंने आपकी जो टेक्निकल टीम है उसको मैंने सेंड कर दी है, आप उनसे ले सकते हैं। आप बस एक काम करिएगा, काम क्या करना है आपको, ये जो नोट्स हैं इसको प्रिंट आउट ले लीजिएगा, ठीक है, और उसमें कुछ पेज ऐड करते जाइएगा जिससे आप जो करंट की चीजें आती जाएंगी, भाई हम तो पढ़ा देंगे खत्म हो जाएगा, जब आप अगली साल देने जाएंगे एग्जाम तो उस समय करंट का आपको मैटर इसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप उसको ऐड कर लीजिएगा, बस इतना काफी है। प्रिंट आउट जरूर ले लीजिएगा क्योंकि देखिए इस तरह से आप केवल और केवल चीजों को समझ सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, किताबों से, और उनसे पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। तो आप लोग इसको प्रिंट आउट करा लीजिएगा, मैं तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा है। नोट्स प्रिंट आउट रूप में पेन और कॉपी से लेकर पढ़े तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो अब साधनों का सामूहिक स्वामित्व, पहली राज्य का नियंत्रण होता है और किसी का इंटरफेरेंस नहीं होता है इसमें, और किसी का इंटरफेरेंस नहीं होता है, ठीक है। बाजार की भूमिका जीरो हो जाती है, बाजार का इंटरफेरेंस नहीं होता है। क्या बनेगा, कितना बनेगा, किस तरह से बनेगा, सारी चीजें। सोनिया शर्मा टू एवरी सर बुक्स बताओ। बुक्स देखो इकोनॉमिक्स की आपको बता दूं बेटा, कोई भी बुक्स नहीं आती है इकोनॉमिक की, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बुक्स रिकमेंड करूंगा। एक तो आप रमेश सिंह ले लीजिएगा, रमेश सिंह की बुक्स आती है, ठीक है, इकोनॉमिक्स की। 100% कोई भी बुक्स नहीं होगी, 100% कोई भी बुक्स नहीं होगी। संजीव वर्मा की बुक्स ले लीजिएगा, संजीव वर्मा की बुक्स ले लीजिएगा, ठीक है, अगर आपको बुक्स पढ़नी है। नहीं तो मेरे नोट्स पर्याप्त हैं, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी बुक्स की आपको। अगर आप नोट्स को पढ़ते हैं तो पर्याप्त है मेरा नोट्स, ठीक है, किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पैसा खर्च करना चाहते हैं तो आप इस पर पैसा खर्च कर सकते हैं, और एनसीईआरटी जो है उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा 11th-12th की, अगर आप पढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत नहीं तो मुझे लगता है कि पैसा बर्बाद हो जाएगा, फिर एट लास्ट आप कहोगे कि सुमित सर का ही नोट्स ज्यादा अच्छा है, मैं इसी पे संतोष कर लूं, ठीक है। आप ले सकते हैं अगर आप करना चाहें, मैं सजेस्ट नहीं करता हूं किसी को बुक्स के लिए। तो अब क्या है कि पहली कंडीशन समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता में,
समाजवादी अर्थव्यवस्था की पहली कंडीशन, सबसे पहले तो साधनों पर संपूर्ण स्वामित्व होता है किसका? राज्य का। चाहे भूमि हो, चाहे वन हो, चाहे कारखाने हो, चाहे एक तरह से खान हो, कोई भी हो, रेल हो, कुछ भी हो, जितने भी भौतिक साधन हैं, जितने भी एक तरह से टच करने वाले साधन है, उस पर नियंत्रण किसका है? राज्य का नियंत्रण होता है यहां पर। और राज्य का नियंत्रण होता है और इसका उद्देश्य वास्तव में क्या होता है? लाभ कमाना नहीं होता है। लाभ कमाना नहीं है, लाभ के लिए काम नहीं करती है समाजवादी अर्थव्यवस्था, बल्कि आर्थिक गतिविधियों का संचालन करने के लिए इसका उपयोग होता है। आर्थिक गतिविधियों का संचालन करने के लिए इसका उपयोग होता है, याद रखेंगे। कभी भी इसका प्रयोग उस तरह से नहीं होता है, ठीक है। अब ये मत सोचना कि सर ने बुक्स के लिए मना कर दिया, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इकोनॉमिक्स में बुक्स कोई आती नहीं 100%, आपको मैं बता दूं। हाँ, हिस्ट्री के लिए आपको बुक्स लेनी पड़ेंगी, पॉलिटी के लिए आपको बुक्स लेनी पड़ेंगी, लेकिन अगर आप साइंस की बात करोगे तो साइंस टेक में फंस जाएगा, कोई बुक्स नहीं आती है, साइंस टेक्स्ट में कोई बुक्स नहीं आती है। सेम इकोनॉमिक्स के मामले में है कि बुक्स नहीं आती हैं, अगर आपको पढ़नी है तो ये बुक्स पढ़ लीजिए जो आपका बेस बना देंगी। ऐसी कोई बुक्स नहीं आती हैं जो कि सिविल सर्विसेज की 100% क्वेश्चन निकालने में सहयोग कर देंगी, ठीक है। ये लोग बाद में अपडेट कर देते हैं और फिर चीजें ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो उसको लेकर चलना है। अब क्या है कि लाभ की गतिविधियों, लाभ के लिए काम नहीं करता और गतिविधियों का संचालन इसमें किया जाता है इसके माध्यम से। दूसरा, सबसे बड़ी बात है क्या कि सरकार के निर्देश के आधार पर ही उपभोक्ता अपनी वस्तुओं का चयन करता है। जैसे चाइना में, आपको बता दें कि चाइना इतना डेवलप कैसे निकल गया। चाइना की एक रिपोर्ट जो बहुत पुरानी रिपोर्ट है 1995 में पब्लिश्ड हुई थी, उसमें चाइना के डेवलपमेंट का एक पॉइंट दिया था। जबकि चाइना तो वहां पर सरकार का नियंत्रण है, तो मीडिया उतना ज्यादा है नहीं जितना भारत में है। जितना ज्यादा भारत में मीडिया को लोकतंत्र की शक्ति दिखाई देती है, उतनी चाइना में नहीं दिखाई देती है। चाइना की मीडिया वही न्यूज प्रकाशित कर पाती है जो कि चाइना दिखाना चाहता है, वहीं तक छूट है उनको चाइना में। तो चाइना में अब इतना सस्ता उत्पादन कैसे है? तो चाइना में क्या किया जाता था, 1978 की रिपोर्ट के आधार पर है, टाइम तो हो गया है, 50 साल हो चुके हैं, चाहे 45 साल करीब करीब 46 साल इसमें रिपोर्ट में को लेकर। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उनके डेवलपमेंट का एक राज था क्या, वो गांव के गांव उठाती थी उनकी सेना। आज नहीं है लेकिन एक समय था, उनकी सेना गांव का गांव उठाकर ले आती थी और उनको कंपनी में बंद कर देती थी, और कंपनी में बंद करती थी और उनसे कहती थी उत्पादन करो, उत्पादन करो। और उत्पादन करने के बाद उनको, जो कंपनी में कर्मचारी हैं, उनके बच्चों को फ्री में पढ़ाई, फ्री में सामान, उनके घर का सामान और कुछ पेमेंट, मिनिमम पेमेंट। अब आपकी, मैं हूं जैसे, ठीक है, मैं अपने वर्कर को क्या करूं कि मिनिमम पेमेंट दूं, 1000 रुपया दूं और कहूं क्या कि आपका राशन भी आपको मिल जाएगा, आपको क्या मिलेगा कि आपको सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, बच्चों की पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट, सरकारी स्कूल में जाकर एडमिशन लो, ये सब। तो आपके वैसे तो कोई खर्चे है नहीं, जूता आपको चाहिए मिल रहा है कंपनी की तरफ से, आपके बच्चों को कपड़ा चाहिए कंपनी की तरफ से मिल रहा है, साल में 2 जोड़ी हमने आपको कपड़े दे दिए, साल में 2 जोड़ी जूते दे दिए, इस तरह से मैंने आपको साल भर की चीजें एक तरह से निकाल कर दे दी। तो उस कारण से कंपनी की जो कॉस्टिंग है वो बहुत कम आई, और जब कंपनी की कॉस्टिंग कम आई तो कम कॉस्टिंग की वजह से ये अंतरराष्ट्रीय बाजार में ये वस्तुएं टिक गई। क्यों अंतरराष्ट्रीय बाजार में टिक गई? क्योंकि इनकी कॉस्टिंग कम आई थी, लेबर कॉस्ट कम थी, लेबर कॉस्ट कम थी। अब जैसे भारत में क्या है कि लेबर कॉस्ट कम कैसे हो सकती है? लेबर कॉस्ट कम हो सकती है क्या कि महिलाओं को कम वेतन दिया जाता था तो उससे लेबर कॉस्ट कम होती थी, ठीक है।
और दूसरा, बच्चों को अगर कम वेतन दिया जाता था तो उससे लेबर कॉस्ट कम होती थी। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि भारत में बच्चों का शोषण होता है और बच्चों को काम पर लगाया जाता है, इसलिए बच्चों को काम पर मत लगाइए। जगाना शुरू कर दिया भारतीय इनको। महिलाओं को समान वेतन दिया जाए समान कार्य के लिए, इस तरह की बातें निकल कर आने लगी। तो भारत को मजबूरी में इनका समान वेतन करना पड़ा महिलाओं का, और बच्चों को हटाना पड़ा काम से। तो भारत के लिए तो चीजें महंगी हुई, लेकिन वहां तो जबरदस्ती क्या है, लेबर को उठाकर काम कराया जा रहा है और काम कराकर उनकी कॉस्टिंग जीरो कर दी जा रही है, जिस कारण से हो रहा है कि लेबर कॉस्ट जीरो होने की वजह से वस्तु की कीमत कम आ गई। अब वो अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिकने के लिए गई तो वस्तु की कीमत कम आई। अब जब ज्यादा वस्तुओं की डिमांड बढ़ी वहां की, तो उनके पास ज्यादा पैसा आया। ज्यादा पैसा आया तो जब पैसा आता है तो पैसे से आता है। उस रिपोर्ट में कहा गया क्या, जब लोगों के पास ज्यादा पैसा आता है तो पैसे से आता है विचार, और विचार लाते हैं तर्क, और तर्क लाते हैं आविष्कार। तर्क क्या लाते हैं, आविष्कार। अर्थात पैसा आया, पैसे से विचार आए, विचार से तर्क आया, और तर्क से आविष्कार निकलने शुरू हो गए। चाइना ने ऐसे ऐसे आविष्कार करना शुरू किया जब पैसा आया, कि चाइना की चीजें हर जगह रिप्रेजेंट होकर निकल कर आई। ठीक है सर, आप 2020 में आए क्वेश्चन के एनालिसिस कराएंगे? हाँ कराएंगे पारस जी, आप चिंता मत करिएगा। सैटरडे को मैं शायद क्वेश्चन का एनालिसिस करा दूंगा आपको, कि सैटरडे को, क्योंकि अभी तो क्लासेस 5-6 दिन में चलाऊंगा यहाँ, फिर सैटरडे को आप पारस जी मैं एनालिसिस करा दूंगा, चिंता मत करिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर निकल कर आई। अब एक बात और यहाँ पर, केंद्रीय नियोजन एवं आर्थिक नियोजन, केंद्रीय नियोजन एवं आर्थिक नियोजन, ये भी इसका सबसे बड़ा पॉइंट होता है। नियोजन का मतलब प्लानिंग, अर्थात सरकार प्लान बनाती है आर्थिक निर्णय में कैसे उत्पादन बढ़ाया जाए, कैसे लोगों तक वस्तुओं की पहुंच बना दी जाए, जिससे व्यक्तियों का जो शोषण है वो रुक जाए, व्यक्तियों का शोषण रुक जाए। इन सब के रूप में ये काम करती है। और एक बात और, सामाजिक लाभ के उद्देश्य से काम करती है। सामाजिक लाभ के उद्देश्य का मतलब है सोशल वेलफेयर के रूप में काम करना शुरू करती है ये अर्थव्यवस्था। अर्थात समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक लाभ निजी लाभ के रूप में नहीं होता है कि मैं बढ़ूंगा, नहीं, समाज के ग्रोथ की बात करती है और संसाधनों के बंटवारे की बात करती है, संसाधनों के बंटवारे की बात करता है। और आर्थिक असमानता जो है उसको दूर करने की बात आती है, आर्थिक असमानता को दूर करने की बात आती है। अर्थात समान कार्य के लिए समान वेतन मिले व्यक्ति को। अगर कोई व्यक्ति है और वो समान कार्य कर रहा है, कोई अकाउंटेंट है किसी कंपनी में और अकाउंटेंट है कंपनी में, तो ऐसी कंडीशंस में हर अकाउंटेंट का जो सैलरी हो वो बिल्कुल समान हो। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि जितने भी आईएएस अधिकारी जो ज्वाइनिंग होती है सबको बराबर का वेतन मिलता है, समान कार्य है उनका और समान वेतन है, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये कॉन्सेप्ट आता है। जितने भी डीएम है सबका सैलरी क्या है, समान रहता है यहाँ पर। और समान रहता है तो ऐसी कंडीशंस में क्या है कि आर्थिक समानता की बात करता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के कंपोनेंट याद रखना, संसाधनों पर सामूहिक स्वामित्व होता है, उपभोक्ता चयन का अंत यहां पर कर दिया जाता है कि उपभोक्ता अपना चयन नहीं कर सकता है, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। केंद्रीय नियोजन और आर्थिक नियोजन किया जाता है, सामाजिक लाभ का उद्देश्य और आर्थिक समानता। अर्थात एक तरह से अगर देखा जाए तो समाजवादी अर्थव्यवस्था अच्छी अर्थव्यवस्था कही जा सकती है। समाजवाद का सिद्धांत तो हमारे भारतीय संविधान में भी निहित है। भारतीय संविधान की उद्देशिका का मतलब है, जब संविधान खोलोगे तो आपको एक बहुत बड़ा पार्ट दिखाई देगा, सबसे पहला पन्ना, जिसमें उद्देशिका के माध्यम से पूरा का पूरा आपका दिखाया गया है कि किस तरह से संविधान बना है और किन किन उद्देश्यों के आधार पर यह संविधान काम करता है। तो उसमें भी समाजवाद शब्द डला हुआ है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था एक अच्छी अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जा सकती है। और भारतीय अर्थव्यवस्था के रूप में अच्छी अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जा सकती है तो जाहिर सी बात है क्या कि जब समाजवादी विचारधारा है यहाँ पर
और समाजवादी विचारधारा है, तो ऐसी कंडीशंस में यहां पर ये जो सारी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट होकर निकल कर आई। अब देखना, अब भारत के लिए समस्या थी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाई या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाई या अन्य तरह की अर्थव्यवस्था अपनाई। पहला विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में, और द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ 1945 ईस्वी में, हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया था 6 अगस्त और 9 अगस्त को क्रमशः। 6 अगस्त को गिराया गया था बम और 9 अगस्त को ये बम गिराया गया था हिरोशिमा और नागासाकी क्षेत्र पर। और जब 6 अगस्त और 9 अगस्त को बम गिराया गया तो आपको आश्चर्य होगा कि उसके बाद में एक युद्ध चालू हुआ, अलग से युद्ध चालू हुआ, ये समझ लीजिए आप। और वो युद्ध कहलाया क्या? कोल्ड वॉर। क्या कहलाया? कोल्ड वॉर कहलाया, शीत युद्ध कहलाया। कोल्ड वॉर क्या होता है? शीत युद्ध। शीत युद्ध होता क्या है? इस शीत युद्ध में क्या होता है, कोई भी डायरेक्ट रूप से आकर युद्ध नहीं करता। कोल्ड वॉर में कोई भी डायरेक्ट रूप से युद्ध नहीं करता है, वहां से तोपें नहीं चलती हैं, यहां से तोपें नहीं चलती हैं यहां। लेकिन हाँ, इस कोल्ड वॉर में एक सबसे बड़ी चीज होती है। क्या इस कोल्ड वॉर में होता है? क्या याद रखेंगे? इस कोल्ड वॉर में होता है सबसे बड़ी बात कि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोपण होते हैं। आरोप प्रत्यारोपण होते हैं एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोपण होता है और एक दूसरे के ऊपर आकर लड़ाइयां होना शुरू हो जाती हैं। इस कोल्ड वॉर में सबसे बड़ी बात है यहां पर क्या, कैसे लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोपण होते हैं, एक दूसरे के ऊपर लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। कैसे लड़ाइयां शुरू हो जाती है और कैसे एक दूसरे से कोल्ड वॉर होना शुरू होता है? जैसे भारत और पाकिस्तान कोल्ड वॉर करते हैं ये लोग। तुम्हारे पास तलवारें हैं, तुम्हारे पास बंदूकें हैं, मेरे पास भी बंदूकें हैं, तुम परमाणु बम फेंक दोगे, हम भी परमाणु बम फेंक देंगे, लेकिन युद्ध नहीं होता है, कोल्ड वॉर होता है, शीत युद्ध होता है। तो 1945 के बाद जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में शुरू हुआ था, 1939 में शुरू हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और 1900 यहां पर 45 में समाप्त हुआ। जबकि फर्स्ट जो वर्ल्ड वॉर है 1914 में शुरू हुआ और 1919 तक चला था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये चला और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये चला था। और जब ये वर्ल्ड वॉर चले, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो आपको आश्चर्य होंगे, ये जो वर्ल्ड वॉर चले, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध, तो इन विश्व युद्धों में एक बात यहां पर डेवलप होकर निकल कर आई। एक बात यहां पर निकल कर आई इन विश्व युद्धों में। क्या? कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ किस किस के बीच? अमेरिका के बीच में और रसिया के बीच में। ऐसा क्या था जिसके कारण से अमेरिका और रसिया में कोल्ड वॉर शुरू हुआ? कारण था क्या? कि सुपर पावर बनने का कॉन्सेप्ट। किसका? सुपर पावर बनने का कॉन्सेप्ट। अमेरिका कह रहा था मैं सुपर पावर, महाशक्ति, और यहां पर रसिया कह रहा था मैं सुपर पावर। दोनों लोग सुपर पावर बनना चाहते थे। ठीक है, सारा क्लियर हो रहा है या नहीं बताइएगा मुझे। अगर कोई डाउट हो तो जरूर पूछते रहिएगा, जरूर पूछते रहिएगा। संजय डाउट तो नहीं है? पारस डाउट तो नहीं है? किसी को अगर कोई डाउट हो तो पूछिएगा जरूर, डाउट हो तो पूछिएगा। सोनिया डाउट तो नहीं है? अभिषेक डाउट तो नहीं है? बेटा कोई डाउट तो नहीं है? डाउट जरूर पूछिएगा, ठीक है? क्योंकि देखिए बिना डाउट के मजा नहीं आएगा। आप आईएएस की तैयारी करने वाले हैं और आप लोग मान कर चलिएगा कि आप जब पेपर देने जाएंगे उस समय सुमित सर को याद रखेंगे। जब पेपर देने जाएंगे कि आप कहेंगे कि सर ने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं यहाँ पर, ठीक है? थोड़ी सी टफ लग रही है, थोड़ी सी टफ तो है ही। देखिए इकोनॉमी और साइंस टेक जब आप पढ़ेंगे तो साइंस टेक तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आपको समझ में आएगी, लेकिन यहाँ पर जब इकोनॉमिक्स की बात आती है तो थोड़ी सी टफ आएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप
7-8 क्लास करोगे ना तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी, 100% समझ में आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तब आपको लगेगा कि नहीं यहाँ, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी बात है, ये सारी चीजें निकल कर आती। अभी तो 2 क्लासेस चलेंगी, साइंस टेक की भी आगे क्लास चलेगी, चिंता मत करिएगा, ठीक है। अभी नहीं चलेगी, अभी तो 2 क्लासेस चलेंगी अभी, ठीक है। जब तक आप 2-2 क्लास ही आप लोग कर पाएंगे, ज्यादा सब्जेक्ट अगर पकड़ लेंगे तो फिर ऐसी कंडीशंस में क्या है कि आप लोगों का कवर नहीं हो पाएगा। मैं आपको बता दूं कि हम भी नहीं कवर कर पाएंगे, साइंस वाला भी नहीं करा पाएगा, और अनुज सर भी हिस्ट्री भी नहीं करा पाएंगे, कोई भी नहीं करा पाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये सारी चीजें होती हैं, सुपर पावर बनने की चाहत। अब सुपर पावर जब बनने की चाहत यहां पर निकल कर आती है, तो अब होता क्या है इस सुपर पावर के रूप में। तो सबसे पहले अमेरिका, मैं सुपर पावर हूं कहता है। क्यों कहता है ये मैं सुपर पावर हूं? क्योंकि ये कहता है क्या कि सुपर पावर इसलिए हूं क्योंकि मैंने जापान को सरेंडर कराया। रसिया, मैं सुपर पावर इसलिए हूं क्योंकि मैंने जापान को सरेंडर कराया। दोनों अपना अपना रीजन दे रहे हैं। क्या रीजन दे रहे हैं? दोनों अपना अपना तर्क दे रहे हैं। अमेरिका कह रहा है कि मैं सुपर पावर इसलिए हूं, मैं सुपर पावर इसलिए हूं क्योंकि मैंने जापान को सरेंडर कराया, और जापान ने इसलिए सरेंडर किया कि हिरोशिमा और नागासाकी पर मैंने परमाणु बम गिराया था। नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था, मैंने इसलिए सरेंडर किया। जबकि रसिया कहता है मैंने इसलिए सरेंडर किया क्योंकि जापान के जो मेन एक तरह से सेंटर एरिया था, उसकी राजधानी पर मैं कब्जा करने वाला था, अर्थात केंद्र पर कब्जा करने वाला था, और इसीलिए उसने सरेंडर किया। दोनों का अपना अपना तर्क है, रसिया का भी तर्क है और अमेरिका का भी तर्क है। अब इस सुपर पावर में ये लोग चाह रहे थे कि मेरे गुट में शामिल हो जाए भारत, ये चाह रहे थे मेरे गुट में शामिल हो जाए। ये इकोनॉमी कैसी थी? कैपिटलिज्म इकोनॉमी। कैपिटलिज्म इकोनॉमी में हमने क्या बताया? कैपिटलिज्म इकोनॉमी में पूरा का पूरा नियंत्रण किसका रहता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार का। क्या बनेगा, किस तरह से बनेगा, किसके लिए बनेगा, सब कुछ बाजार। जबकि ये इकोनॉमी जो थी वो सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, अर्थात समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। क्या बनेगा, किसके लिए बनेगा, सारे निर्णय कहाँ? यहाँ पर होंगे। और जब सारे निर्णय यहाँ पर होंगे तो ऐसी कंडीशंस में ये एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आई कि भारत इसमें शामिल हो या इसमें शामिल हो। क्या बनेगा, किस लिए बनेगा और किसके लिए बनेगा, सब कुछ नियंत्रण किसका? राज्य का। क्या बनेगा, किसके लिए बनेगा, सब कुछ नियंत्रण किसका? बाजार का। अब देखिएगा यहाँ पर पूंजीवादी में बाजार का, यहाँ पर राज्य का। इधर राज्य की भूमिका ज्यादा, इधर बाजार की भूमिका ज्यादा। सारे आर्थिक निर्णय कौन कर रहा है? बाजार की। राज्य सहयोग है, यहाँ पर बाजार की कोई भूमिका ही नहीं, बाजार जीरो है। सब कुछ निर्णय कौन कर रहा है? राज्य कर रहा है। और भारत ने इन दोनों का मिला जुला रूप अपना लिया कि भैया हम दोनों मिलकर काम करेंगे, बाजार भी आएगा और राज्य भी आएगा। जाहिर सी बात है, अब आपसे कहा जाए क्या कि भारत ने ऐसा क्यों किया, पहला क्वेश्चन तो। दूसरा क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि भारत ने जब ये किया होगा सर, तो जाहिर सी बात है ये भी नाराज हो गए होंगे और ये भी नाराज हो गए होंगे। यस, दोनों लोग नाराज हुए थे। आपको आश्चर्य होगा, ठीक है। हमारे जवाहरलाल नेहरू रसिया भी गए थे और अमेरिका भी गए थे मिलने के लिए, और मिले नहीं थे हमारे जवाहरलाल नेहरू से वहां के राष्ट्रपति अमेरिका के। क्यों नहीं मिले थे? कि आपने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्यों अपना ली, कैपिटलिज्म इकोनॉमी क्यों अपना ली, आपने क्यों नहीं अपनाई कौन सी इकोनॉमी? कैपिटलिज्म इकोनॉमी। आपने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्यों अपना ली? दूसरा कह रहा था आपने समाजवादी अर्थव्यवस्था क्यों अपना ली। एक दूसरे पर ब्लेम लगा रहे थे। रसिया भी गए और अमेरिका भी गए, दोनों जगह पर बेचारे विफल होकर लौट कर आ गए, और फिर उन्होंने निर्णय ले लिया कि अब अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे, कोई मदद नहीं करेगा, मुझे ये पता लग गया है। तो अब ऐसी कंडीशंस में जाहिर सी बात है कि दो तरह की इकोनॉमी हमने अपनाई, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का और यहाँ पर। तो होती क्या है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था, पहले इसको समझते हैं, फिर समझते हैं क्यों अपनाई।
तो पहला प्रश्न तो हमने यहाँ पर आप लोगों से ये किया कि हमारी जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था है, विश्व में 3 तरह की अर्थव्यवस्थाएं चल रही हैं वर्तमान में। एक अर्थव्यवस्था क्या होती है, जिसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। दूसरी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तीसरी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि राज्य और बाजार की भूमिका होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि राज्य और बाजार की व्यवस्था होती है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था दोनों में क्या कंपोनेंट होते हैं मेन से। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता जो है वो ये है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की क्या है विशेषताएं, ये है। क्या विशेषताएं, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है, अर्थात सरकार भी रहेगा और राज्य भी रहेगी। राज्य या सरकार रहेगा या और बाजार रहेगा, दोनों मिलकर काम करेंगे। लेकिन अब एक बात आपको याद रखनी है कॉन्सेप्ट में कि भारत की जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसमें समाजवाद का जो रुख है ज्यादा झुकाव है। किसका झुकाव, समाजवाद का झुकाव ज्यादा है। लेकिन 1991 के बाद जब हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति लेकर आए, तो उसमें हमने समाजवाद की तरफ ना जाकर हमने नया कॉन्सेप्ट अपनाया जिसे खुली अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आप लोग क्या कहेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था एक खुली अर्थव्यवस्था है, नया कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, 1991 से पहले भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो हम लोग कहते थे मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में किस तरह का रूप था, समाजवादी रूप ज्यादा था, समाजवाद का कॉन्सेप्ट ज्यादा था मिश्रित अर्थव्यवस्था में। आज हम कहेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में खुली अर्थव्यवस्था पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, खुली अर्थव्यवस्था में ज्यादा जोर दिया जा रहा है 1991 की आर्थिक नीति के बाद में। तो दो कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, क्लियर हुआ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, पहले बताएंगे आप लोग। इस तरह का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि 1991 से पहले हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी थी, समाजवाद की तरफ ज्यादा झुकी थी, राज्य की भूमिका ज्यादा थी। 1991 की बाद में मिश्रित अर्थव्यवस्था का कैसे स्वरूप हो गया, खुली अर्थव्यवस्था। समाजवाद से हम कहां चले गए, खुली अर्थव्यवस्था के रूप में चले गए। क्लियर हो गया होगा हमारे ख्याल से, खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी हो गया है, ओपन इकोनॉमी। ठीक है, अब ओपन इकोनॉमी होती क्या है, दो तरह की इकोनॉमी यहां पर निकल कर आती है। ठीक है, समाजवादी जो अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि बंद अर्थव्यवस्था चलती है, बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। और जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं कहेंगे हम लोग, मिश्रित अर्थव्यवस्था का खुली अर्थव्यवस्था का रूप अपनाया। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या है, बंद अर्थव्यवस्था की जगह पर किस तरह से खुली अर्थव्यवस्था का रूप अपनाया। तो बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं, याद रखेंगे कॉन्सेप्ट। क्लोज्ड इकोनॉमी उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जहां पर आयात और निर्यात बंद हो, आयात और निर्यात क्या हो, बंद हो। तो ऐसी कंडीशंस में जब आयात और निर्यात बंद होता है तो उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। और जब खुला हो आयात और निर्यात, जब आयात और निर्यात क्या हो, खुला हो, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या हो, खुला हो। और जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट खुला होगा तो उस अर्थव्यवस्था को कहेंगे हम लोग क्या, बच्चे लोगों उसको याद रखेंगे, हम लोग कहेंगे यहां पर क्या, खुली अर्थव्यवस्था के रूप में जानेंगे, खुली अर्थव्यवस्था के रूप में जानेंगे। अब देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था 1991 के बाद खुली अर्थव्यवस्था के रूप में कन्वर्ट हुई, पहले समाजवाद का रूप ज्यादा है। अब पुराने क्वेश्चन जब पीसीएस के जब सॉल्व करोगे ना, तो वहां पर हो सकता है कि राज्य की भूमिका के रूप में, मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में समाजवादी रुख की तरफ दिखा दें। लेकिन अब जब करंट के क्वेश्चन बनाओगे तो आपको याद रखना खुली अर्थव्यवस्था, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसको दिमाग में रखना।
ठीक है, तो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व यहां पर स्वीकार किया गया। दूसरी बात, प्रशासनिक प्रशासित मूल्य। प्रशासित मूल्य में क्या होता है, अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमत की दोहरी प्रणाली को अपनाया जाता है। एक तो क्या होता है कि दोहरी प्रणाली, प्रशासित मूल्य का मतलब दोहरी प्रणाली को अपनाया जाता है। एक तो क्या होता है कि बाजार मांग और पूर्ति के आधार पर, कैसे, मांग एवं पूर्ति के आधार पर वस्तुओं का निर्धारण करता है। किसके आधार पर, मांग और पूर्ति के आधार पर वस्तुओं का निर्धारण करता है बाजार। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है कि एक वो होता है जहां पर राज्य ही तय कर देता है, मूल्य तय कर देता है, और अगर राज्य के तय मूल्य से अगर ज्यादा पर वस्तु बिकती है तो वहां पर उत्पादक उससे ज्यादा पर भी वस्तु बेच सकता है। ठीक है, प्रशासित मूल्य हो गया। जैसे कुछ जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं उनके रेट तय कर सकता है राज्य, उनके रेट तय कर सकता है। जैसे टमाटर 40 रुपए ही बिकेगा, 50 रुपए ही बिकेगा, लेकिन याद रखेंगे उसमें राज्य स्वयं उतरेगा बाजार में, तभी तभी राज्य स्वयं उतरेगा। अगर प्याज यहां पर मूल्य तय करता है, प्याज 35 रुपए से ज्यादा नहीं बिकेगा मेरे, तो राज्य को खुद अपने स्टॉल लगाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो निजी क्षेत्र के लोगों से कह देगा 35 में ही बेचो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उसे राज्य खुद एक तरह से तय करेगा। तो दो तरह के मूल्य होते हैं, एक तो राज्य तय कर देता है मूल्य, जैसे एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य कब जारी किया जाता है, तब जारी किया जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य जब आय जो होती है, जब बुवाई होती है, तो बुवाई के समय किसानों की आय को सुनिश्चित करने के लिए कि भैया तुम अगर गेहूं बोगे तो इतने रुपए में खरीदने को तैयार खड़ी है कौन, सरकार। न्यूनतम समर्थन मूल्य कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कहलाता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में यहां पर ये याद रखना है क्या कि प्रशासित मूल्य इसमें होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। बाजार भी तय करती है मूल्य और सरकार भी तय कर सकती है। गेहूं का बाजार में अलग रेट होता है, एमएसपी पर सरकार खरीदती है उसका अलग रेट होता है, वहां भी। तीसरी कंडीशन, आर्थिक नियोजन की संकल्पना को लाया जाता है। सरकार प्लानिंग करती है और इन्हीं नीतियों के अनुरूप प्लानिंग करती है कि समाज में सामाजिक कल्याण और कार्यों को करती रहे। समाज में जो सामाजिक कल्याण है और कार्य हैं उनको करती रहे, इस तरह के आर्थिक नियोजन को अपनाती है सरकार। दूसरा, क्षेत्रीय असंतुलन को भी देखती है सरकार मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसे क्षेत्रीय असंतुलन को देखती है मिश्रित रूप में, आप देख रहे होंगे यहां पर क्या, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, परिवहन जैसी सुविधाओं का विकास करेगी राज्य, और जो बाजार के डेवलप में सहयोग हो सकता है, जो उत्पादक वर्ग के डेवलप में सहयोग हो सकता है वो करेगी, और साथ ही साथ सामाजिक कल्याण के कार्य भी करेगी। सामाजिक कल्याण के काम करने का कार्य भी करेगी यहां पर सरकार के द्वारा। ये सारी की सारी चीजें सरकार के द्वारा की जाती हैं यहां पर। और जब ये सारी चीजें की जाती है तो क्षेत्रीय संतुलन बनाने का काम किया जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। ये विशेषता होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है इसमें। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब है यहां पर एक तरह से देख सकते हैं क्या, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब हो गया क्या, निजी क्षेत्र की भूमिका इसमें ज्यादा रहेगी, और निजी क्षेत्र की भूमिका इसमें ज्यादा रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति को कोई भी वस्तु खरीदने का अधिकार होगा, दबाव नहीं डाल सकती है कि आपको ये करना होगा, ये करना होगा, और ये चीजें एक तरह से करने की छूट होगी। तो ये सारी चीजें क्या हो सकती हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं होती हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं होती हैं, तो अब क्वेश्चन ये आता है यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों अपनाई गई, मिश्रित अर्थव्यवस्था यहां पर क्यों अपनाई सरकार के द्वारा, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां पर निकल कर आता है।
तो कोई बताएगा कि सरकार के द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों अपनाई गई? थोड़ा सा मुझे बताइए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों अपनाई गई गवर्नमेंट के द्वारा? यहाँ क्या रीजन रहा मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने का? पारस जी, आशीष जी, बताइए। सारी चीजें क्लियर हो रही है? सारी चीजें क्लियर हो रही हैं? बताते चलिएगा जल्द से जल्द कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में क्यों अपनाया गया, बताएंगे। ठीक है, अभिषेक जी बताइए, मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में क्यों अपनाया गया भारतीय अर्थव्यवस्था को? सोनिया बताइए, पारस, आशीष बताइए। ठीक है, अब देखो हमने क्या कहा आज, मैंने अभी डिस्कशन किया, मैंने डिस्कशन किया कि अर्थव्यवस्थाएं तीन तरह से रन होती हैं। एक होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरी अर्थव्यवस्था होती है जिसे हम कहते हैं क्या, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था मैंने आपको बताया क्या, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार की भूमिका ज्यादा होती है। क्या बनेगा, कितना बनेगा, किसके लिए बनेगा, ये सारे निर्णय कौन करता है, बाजार करता है। राज्य की भूमिका नगण्य रहती है, राज्य की भूमिका नगण्य रहती है, बिल्कुल जीरो रहती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका ज्यादा रहती है। क्या बनेगा, ठीक है, किसके लिए बनेगा और कितना बनेगा, सारे चीजें ये। और यहां पर जो है बाजार की भूमिका नगण्य रहती है। किसकी भूमिका नगण्य है, बाजार की भूमिका नगण्य है। दूसरी कंडीशन ये आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था में, यहां पर क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में यहां पर क्या है, सबसे बड़ी बात है यहां पर क्या, कि बाजार और राज्य मिलकर काम करते हैं। ठीक है, मिलकर काम करते हैं। लेकिन 1991 से पहले भारत में कुछ अलग सिस्टम था, 1991 के बाद कुछ अलग है। 1991 से पहले भारत की जो अर्थव्यवस्था का था वो समाजवादी पर ज्यादा आधारित है, पर बल ज्यादा था। ठीक है, और इधर जो अर्थव्यवस्था चल रही थी वो बंद अर्थव्यवस्था के रूप में हम लेकर चल रहे थे। अब पूरी तरह से बंद तो था नहीं क्योंकि मिश्रित है, लेकिन फिर भी हमने बहुत से क्षेत्र नहीं खोले थे, और हम लोग इस बंद अर्थव्यवस्था को ऐसे समझ सकते हैं कि लाइसेंस व्यवस्था को हम लोग अपनाए थे, लाइसेंस व्यवस्था को अपनाए थे। ठीक है, अब हमने क्या किया, 1991 को समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ से अलग हटकर हम लोग खुली अर्थव्यवस्था के रूप में आ गए। और खुली अर्थव्यवस्था के रूप में जब आए तो यहां पर सबसे बड़ी बात है कि अब हमने जो लाइसेंस सिस्टम है, कोटा सिस्टम, कोटा व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। ठीक है, अब उद्योग का केवल और केवल रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। आपको कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, पहले लाइसेंस लेना पड़ता था। ठीक है, लाइसेंस लेना पड़ता था, लाइसेंसिंग व्यवस्था पहले था 1991। आप खुली अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, याद रखेंगे क्या, जहां पर आयात और निर्यात, आयात और निर्यात दोनों ही, आयात और निर्यात दोनों ही क्या हो, याद रखेंगे, जहां पर आयात और निर्यात दोनों ही क्या हो कि खुले हो, छूट दी गई हो।
वो अर्थव्यवस्था कहलाती है खुली अर्थव्यवस्था, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाती है। तो इस तरह की अर्थव्यवस्थाएं अर्थव्यवस्था में चल रही थी। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है वो क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है वो कैसा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है। और जब मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप है भारतीय अर्थव्यवस्था का, तो अब यहां पर सबसे बड़ी बात यहां पर ये आती है क्या, कि इस मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप को जब भारत ने अपनाया, मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप को जब भारत ने अपनाया, तो ऐसी कंडीशंस में क्यों अपनाया मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप? क्यों अपनाया गया मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप को? यहां पर पहला प्रश्न तो यही आता है, क्या कारण था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था? तो पहला कारण तो यही था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ना अमेरिका है यहां पर हेल्प करने वाला था, न रसिया हेल्प करने वाला था। देखो, अब इसको समझना होगा तो थोड़ा सा हिस्ट्री में चलना पड़ेगा मुझे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को क्यों नहीं अपनाया? कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा जिसके कारण से हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को नहीं अपनाया। कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा। ठीक है, तो वो क्या रीजन है उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि क्या रीजन है यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ना अपनाने का। ठीक है, अब देखिएगा, समझिएगा यहाँ पर कैसे समझिएगा। पहली कंडीशन, ब्रिटिश इंडिया कंपनी आई, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ना अपनाने का कारण जानिएगा। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्यों नहीं अपनाया? तो उसका कारण है क्यों नहीं अपनाया, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ब्रिटिश इंडिया कंपनी आई थी, और जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी आई तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी एज ए व्यापारी के रूप में आई थी। कैसे आई थी? व्यापार करने के उद्देश्य। और व्यापार करने के उद्देश्य से फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? धीरे धीरे उन्होंने भारत पर कब्जा किया, भारत पर कब्जा किया। और जब भारत पर कब्जा किया तो ऐसी कंडीशंस में जब धीरे धीरे उन्होंने भारत पर कब्जा किया, नतीजा क्या हुआ? क्या ब्रिटिश कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी, और जब व्यापारिक कंपनी थी तो व्यापार के उद्देश्य से आई थी, और व्यापारियों ने उन्हें भारत पर आकर कब्जा किया और भारत का शोषण किया। हम नहीं चाह रहे थे कि भारत में फिर से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाकर कंपनियों को भारत में बुलाया जाए, और कंपनियों को भारत में बुलाकर फिर शोषणकारी नीति को लागू कर दिया जाए, और फिर से शोषण भारत में चालू हो जाए। और इसीलिए हमने इसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, हम नहीं लेकर आए। दूसरा, अब समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में किसके सबसे ज्यादा कंपोनेंट होते हैं? राज्य का। राज्य का मेन भूमिका है, और राज्य को पता है कि पैसे की जरूरत है, धन चाहिए, पैसा चाहिए राज्य को विकास करने के लिए। बिना विकास, पैसे के विकास होगा नहीं। अब बिना पैसों के विकास होगा नहीं, तो अब ऐसी कंडीशंस में जाहिर सी बात है क्या किया जाए? बिना पैसों के तो विकास होना नहीं है। अब बिना पैसे के विकास होना नहीं है, तो अब क्या किया जाए जिससे भारत डेवलप हो जाए? पैसा उधार लाया जाए तो फिर से फंस जाएंगे किसी के चंगुल में, किसी के चंगुल में फिर से फंस जाएंगे। और धन था नहीं, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया कंपनी लूट कर ले गई थी। सोने की चिड़िया को एक तरह से कंगाल बना गए थे अंग्रेज। और धन था नहीं, तो अब ऐसी कंडीशंस में राज्य के दायित्व तो ज्यादा थे, क्योंकि स्वतंत्रता के समय में राज्य ने कुछ प्रॉमिस किए थे जनता से। कुछ प्रॉमिस किए थे जनता से। क्या प्रॉमिस किए थे स्वतंत्रता के समय? कि मैं आपको कुछ अधिकार दूंगा। क्या अधिकार दूंगा? मौलिक अधिकार दूंगा, जो आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स दूंगा, मौलिक अधिकार दूंगा। और ये अधिकार हमारे रखे गए कहां पर? संविधान में। अब मौलिक अधिकार देगा कौन? राज्य, अर्थात सरकार। अब सरकार अगर कुछ गड़बड़ करेगी तो सरकार को दायित्व सौंपे गए कि भैया तुमको कुछ दायित्व दिए जाते हैं,
और सरकार को जब कुछ दायित्व दिए गए तो ये दायित्व किस रूप में दिए गए? ये दायित्व दिए गए नीति निर्देशक तत्व के रूप में। नीति निर्देशक तत्व के रूप में ये दायित्व दिए गए। संविधान में नीति निर्देशक तत्व क्या है? सरकार अर्थात राज्य पर दायित्व है कि आपकी कुछ ड्यूटी है, आपको ये पूरी करनी है। नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं। और फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए, मौलिक अधिकार संविधान में किसको दिए गए? ये वास्तव में व्यक्तियों को दिए गए, उनको अच्छा जीवन जीने के लिए व्यक्तियों को दिए गए, उनको अच्छा जीवन जीने के लिए ये दिए गए। अब जाहिर सी बात है कि राज्य के ऊपर दायित्व थे अधिकार देने के, राज्य के ऊपर दायित्व थे, कुछ उन्हें निर्देश दिए गए थे कि आपको ये चीजें करनी है, और पैसा चाहिए था वो चीजें करनी है। क्यों? क्योंकि पैसा था ही नहीं, पैसा तो लूट कर ले गए। तो ये वाली अर्थव्यवस्था तो भारत अपना नहीं सकता था, फिर बिना पैसे के तो बात नहीं बनेगी। तो अब क्या किया गया कि भैया इनको बुलाओ लेकिन अंडर में काम कराओ, जिससे ये शोषण ना कर पाए, जिससे ये शोषण ना कर पाए। और अगर ये शोषण करते हैं तो राज्य उनका रक्षा करेगा। राज्य उनका क्या करेगा? रक्षा करेगा। इस तरह की बात की गई यहां पर। राज्य उनकी रक्षा करेगा अगर शोषण करता है। और इसीलिए हमने अपनाई कौन सी अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। मैंने क्या कहा कि अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाते तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी भारत में आई थी, अंग्रेज आए थे, शोषण किया था, धीरे धीरे भारत पर कब्जा कर लिया। और अगर फिर से व्यापारियों को आने देंगे तो फिर से ये कब्जा कर लेंगे। और अगर फिर से इन्होंने कब्जा किया तो फिर से ब्रिटिश इंडिया कंपनी की तरह भारत गुलाम बन जाएगा। अभी हम तुरंत ब्रिटेन की गुलामी से छूट कर आए हैं, और अगर हम ब्रिटेन की गुलामी से छूट कर आए हैं तो फिर से हम किसी कंपनी के गुलाम हो जाएं, इन पूंजीपति या उद्योगपतियों के गुलाम हो जाए, ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही। और इसीलिए ये बात तय कर दी गई क्या कि भाई हम इस तरह की अर्थव्यवस्था नहीं अपनाएंगे। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट आया समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में राज्य का नियंत्रण होता है। मैंने बताया कि क्या कंपोनेंट होते हैं सारी चीजें, राज्य की भूमिका क्या होती है वो मैंने बताया। और जब मैंने ये बताया कि राज्य खाली हो चुका है, राज्य के पास पैसा नहीं है, कैसे देश का विकास करे सरकार, क्योंकि लूट कर ले गए हैं शुरुआत में। बीजेपी की गवर्नमेंट बोलती है ना कि कांग्रेस ने क्या किया 70 साल में। ये क्वेश्चन उनका सबसे बड़ा अजीब क्वेश्चन है, क्योंकि इसका कोई जवाब नहीं हो सकता है। जवाब नहीं हो सकता कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, क्योंकि भारत जब था तो फटा हाल था। आज इस 70 साल की वजह से लोग क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि तुमने क्या किया। अगर भारत पुराना भारत देख लेते तो शायद आप इस तरह का क्वेश्चन करते ही नहीं कि 70 साल में क्या हुआ। छोटा मोटा भारत तो था नहीं, छोटा मोटा तो भारत था नहीं। जनसंख्या के मामले में आप दूसरे स्थान पर हैं विश्व में, और क्षेत्रफल के हिसाब से भी आप बहुत बड़े हैं। तो इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए हर व्यक्ति को 70 साल में चीजें मुहैया करा दी जाएंगी, ये कैसे संभव है? तो आप कहोगे चाइना ने भी तो कराया। तो चाइना में गुलामी थी, चाइना में गुलामी थी, यहां पर वो गुलामी नहीं है। और जब गुलामी नहीं होती है तो व्यक्ति के बिना पाबंद के चीजें रन कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है, रन कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मोदी जी को लग गया कि हम नहीं संभाल पाएंगे, राज्य यहां पर नहीं संभाल पाएगी, इसीलिए तो वो दूसरे लोगों को ट्रांसफर करने लगी डिपार्टमेंट, निजीकरण ला दिया उन्होंने।
निजीकरण को बढ़ावा देने शुरू कर दिया क्योंकि वो लग गया कि हम नहीं संभाल पाएंगे डिपार्टमेंट, इसीलिए वो इस तरफ जा रहे, नहीं तो नहीं जाते, क्योंकि पैसा आता है यहीं से। ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो अब ये बात एक तरह से समाजवादी अर्थव्यवस्था लूट के कारण से अगर अपनाते तो जाहिर सी बात है कि पैसे की जरूरत, तो पैसा था नहीं, इसीलिए राज्य की भूमिका को बढ़ाया गया और राज्य की भूमिका को बढ़ाकर उनकी रक्षा करने का काम किया जाएगा। और हमारी अर्थव्यवस्था कैसे अपनाएगी, मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में अपनाया गया। लेकिन एक रीजन और है जो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुक्स में लिखा है। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा क्या, 1929 ईस्वी में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अगर मैं अपनाता तो 1929 ईस्वी में एक मंदी आई थी जिसे विश्व की महान मंदी कहा जाता है। महान मंदी याद रखना, ग्रेट डिप्रेशन, जिसमें क्या होता है कि बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ती है। मंदी कैसे कहते हैं, बेरोजगारी बड़ी तेजी से बढ़ती है, उत्पादन ज्यादा हो जाता है, व्यक्ति वस्तुएं खरीदता नहीं है। ये मंदी के लक्षण है। मंदी के क्या क्या लक्षण है यहाँ पर, मंदी के यहाँ पर याद रखेंगे लक्षण है क्या क्या, तो मंदी में क्या है, लॉक लगता है कंपनियों में, ठीक है, उत्पादन ज्यादा हो जाता है, बेरोजगारी बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है, मांग कम हो जाती है, मांग कम हो जाती है, ये सब मंदी के लक्षण है। और कंपनी में लॉक लगना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो 1929 ईस्वी में आ गई थी मंदी, मंदी, और मंदी आ गई थी तो ऐसी कंडीशंस में मंदी का कारण उन्होंने जाना कि मंदी क्यों आ गई थी, 35 तक रही। तो एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं कीन्स, कीन्स ने क्या कहा कि अर्थव्यवस्था में जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है तो हर चीज पर नियंत्रण किसका हो जाता है, बाजार का। राज्य की तो भूमिका होती नहीं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, अर्थात उत्पादन की हर वस्तु बाजार करता है। दूसरा, बाजार, स्कूल भी बाजार के हो जाते हैं, शिक्षा भी बाजार की हो जाती है, और साथ में हॉस्पिटल भी बाजार के हो जाते हैं। सब चीजें बाजार की हो जाती हैं, अस्पताल भी बाजार के हो जाते हैं, स्कूल भी बाजार के हो जाते हैं, सारी चीजें बाजार की हो जाती हैं। अब जब सारी चीजें बाजार की हो जाती हैं, कीन्स महोदय कहते हैं, तो उसका रिजल्ट यहां पर यह होता है कि बाजार की जब सारी चीजें हो गई तो उत्पादन भी बाजार को, स्कूल भी बाजार को, और हॉस्पिटल भी। तो बाजार क्या करता है कि व्यक्तियों को वेतन देता है, और व्यक्तियों को जब वेतन देता है तो उस कंडीशंस में ये अपने वेतन को खर्च करते हैं क्या, उत्पादन जो करते हैं उन वस्तुओं का खरीदने में। ये व्यक्ति खर्च करते हैं स्कूल में, ये व्यक्ति क्या करते हैं, हॉस्पिटल में खर्च करते हैं। लेकिन हुआ ये अर्थव्यवस्था में कि इस व्यक्ति का पूरा वेतन खर्च हो गया कहाँ, हॉस्पिटल में, कहां पर, स्कूल में, क्योंकि निजी क्षेत्र के थे ये लोग, लाभ कमाना चाहते थे, इसलिए इन क्षेत्रों में खर्च हो गया। उत्पादन वाली वस्तुएं नहीं खरीद पाया ये व्यक्ति, और जब उत्पादन वाली वस्तु नहीं खरीद पाया तो धीरे धीरे बहुत से व्यक्तियों का जो खर्चा है वो कहाँ चला जाता, कभी हॉस्पिटल में चला जाता, कभी स्कूल में चला जाता, और उत्पादन इससे बढ़ने लगा। उत्पादन क्या होने लगा, देख रहे होंगे, बढ़ने लगा, और स्कूल और हॉस्पिटल के पास पैसा आना शुरू हुआ। अब इन स्कूल और हॉस्पिटल को डिमांड करनी थी कहाँ, उत्पादन के लिए, उत्पादन वाली वस्तुओं के लिए। लेकिन इन्होंने क्या किया कि उत्पादन ना करके ब्लैक मनी के रूप में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब स्कूल और हॉस्पिटल भी वस्तुएं खरीद सकता था, वहां पर जो व्यक्ति जो इसके पास वेतन जा रहा है वो लोग क्या कर रहे हैं, हाई सैलरी लेकर इसको ब्लैक मनी में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें टैक्स ना देना पड़े।
टैक्स को बचाने के लिए, और वो जबरदस्ती का खर्चा दिखा रहे हैं। कैसे? हॉस्पिटल क्या है, पेंट करा रहा है, 10 रुपए का बिल की जगह पर दिखा रहा है 25 रुपए पेंट में लग गया, और इस तरह से ब्लैक मनी खर्च कर रहा है 10 रुपए और दिखा रहा है 25 रुपए। ब्लैक मनी यहाँ पर कन्वर्ट कर रहा है वो अब व्यक्ति। अब ये उत्पादन नहीं और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, उत्पादन होता जा रहा है, वस्तुएं बिक नहीं रही, उत्पादन बढ़ता जा रहा है, वस्तुएं बिक नहीं रही। जाहिर सी बात है, उत्पादन करने वाले व्यक्तियों को नौकरी से निकाला जाने लगा। जब नौकरी से निकाला जाने लगा तो इनके क्या हुए, वस्तुओं की मांग कम हो गई, और जब मांग कम हो गई तो कंपनियों में ताला लगना शुरू हो गया। कंपनी में क्या हुआ, ताला लगना शुरू हो गया। तो कुछ समझ में आया? है बिकॉज सर दोनों टाइप एक वर्क हो सके जिससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए। बिल्कुल सही बात है, ठीक है पारस जी, समझ में आया मैंने क्या कहा? कि थोड़ा थोड़ा फिर से समझिएगा आशीष जी। बिल्कुल कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट आप मुझे किताबों में चैलेंज कर रहा हूँ, दिखा दीजिएगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ। चैलेंज कर रहा हूँ आपको, कहीं नहीं मिलेगा ये आपको, और बहुत बड़े इकोनॉमिस्टों से पूछ लीजिएगा, नहीं मिलेगा। जवाहर ने इसको समझाया कीन्स की किताब का हवाला देते हुए, कीन्स की किताब में आपको मिलेगा, ठीक है। समझिएगा, कह रहे हैं क्या कि एक व्यक्ति है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, बाजार है, बाजार की भूमिका होती है, वो क्या करता है, बाजार ही उत्पादन करेगा, बाजार ही स्कूल करेगा। बाजार का मतलब कौन है, पूंजीपति। बाजार का मतलब क्या है, पूंजीपति। फिर से समझिएगा, ठीक है। बाजार का मतलब थोड़ा सा साफ कर देता हूं, ठीक है। इसमें मुझे एक फंक्शन देखना पड़ेगा कि भाई नेक्स्ट स्लाइड में भी मैं इसको अगर खोल रहा हूं तो फिर एक्चुअली में मुझे पूरी स्लाइड इरेज करना पड़ रहा है, ये लिखा हुआ आगे बढ़ता नहीं है, ठीक है। खाली ब्लैंक स्लाइड नहीं आती है, उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि क्या है सिस्टम, क्योंकि हर स्लाइड में ऐसे साफ करने से तो बढ़िया है हम आगे स्लाइड पे बढ़ जाएं, ठीक है। 75% रटो 90 है, रटो क्या है सर, 75% रटो 90%, क्या है 90%, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। अब देखिए समझिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या है, बाजार, बाजार का मतलब है उद्योगपति, ठीक है। उद्योगपति क्या है, उत्पादन करता है। यही उद्योगपति क्या करे, स्कूल भी बनाए। यही उद्योगपति क्या करे, हॉस्पिटल भी बनाए। यही उद्योगपति सब बना रहा है, ठीक है, सारी चीजें बना रहा है। अब देखना, उद्योगपति एक नहीं है, कई हैं उद्योगपति, ठीक है। उत्पादक कर रहा है तो इसके बदले में दे रहा है वेतन। अब इस वेतन से मान लेते हैं ए व्यक्ति है, बी व्यक्ति है, सी व्यक्ति है, डी व्यक्ति है। ए वेतन क्या कर रहा है, स्कूल की फीस दे रहा है। ए व्यक्ति क्या कर रहा है, हॉस्पिटल दे रहा है। एक दूसरे उत्पादक की वस्तुएं खरीद रहा है, दूसरे उत्पादक की वस्तुएं खरीद रहा है, ये दूसरा उत्पादक है, और इसकी वस्तुएं बिकती जा रही। बी व्यक्ति क्या कर रहा है कि तीसरे उत्पादक की वस्तुएं खरीद रहा है, ठीक है, और स्कूल में भी दे रहा है, हॉस्पिटल में दे रहा है। डी व्यक्ति इस उत्पादक की वस्तुएं खरीद रहा है, वेतन यहां से मिला और इसने इनकी वस्तुएं भी खरीदा और स्कूल का भी वेतन दिया, फीस दिया, और हॉस्पिटल का भी दिया। इसने भी स्कूल को कुछ दिया और हॉस्पिटल को दिया, इसने भी कुछ स्कूल को दिया और हॉस्पिटल को दिया। लेकिन अब अचानक से ये सब लोग क्या हुए कि बीमार हो गए, और पूरा का पूरा जो पेमेंट था, ये पेमेंट वास्तव में स्कूल को दे आए और हॉस्पिटल को, बच्चे की फीस और हॉस्पिटल, इनकी सैलरी खत्म। अब जब सैलरी खत्म और स्कूल और हॉस्पिटल को दे आए, तो अब ये इनकी वस्तुएं नहीं खरीद पाएंगे। अब इनकी वस्तुएं कौन खरीदेगा, ये पैसा किसके पास पहुंच गया, स्कूल और हॉस्पिटल के पास। स्कूल हॉस्पिटल ने इसको कन्वर्ट कर दिया ब्लैक मनी में, ब्लैक मनी में इसको कन्वर्ट कर दिया स्कूल और हॉस्पिटल ने। यहां पर दिखाया ही नहीं मुझे पैसा मिला, दिखाया ही नहीं मुझे, हॉस्पिटल वाले ने मुझे पैसा मिला। हॉस्पिटल में क्या होता है, कैश दे देते हैं ना हम लोग, और कैश का पेमेंट नंबर 2 का हो जाता है, टोटली कैश का। जैसे ही आपसे कहा जाता है कि 2 लाख तक हम कैश एक्सेप्ट कर लेंगे,
90% लोग कैश जमा कर देते हैं, और कैश जमा कर देते हैं वो बिल में तो दिखाई देता है, लेकिन बाद में क्या होता है, गोल कर देते हैं उसको, वो लोग गायब कर देते हैं अपने सॉफ्टवेयर से। उस कैश को बड़े आराम से हिसाब किताब कर सकते हैं। तो अब हॉस्पिटल और स्कूल को पैसा, ये किसको, उत्पादक उत्पादक उत्पादक, जो ये लोग वस्तुएं खरीद रहे थे, इस पैसे को अब हॉस्पिटल को खरीदना था और स्कूल को खरीदना था, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, ब्लैक मनी में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि स्कूल को जरूरत है ही नहीं उत्पादक की वस्तुओं की खरीदने की, ना ही हॉस्पिटल वाले को जरूरत है इन सब की वस्तुएं खरीदने की। और खरीद रहा है तो थोड़ी थोड़ी खरीद ले रहा है एक वस्तु। अभी यहाँ तो 4 खरीदने वाले थे, अब स्कूल वाला एक ही वस्तु खरीद रहा है, इन सब की, इनकी एक ही वस्तु खरीद रहा है। नतीजा क्या हुआ, उत्पादन तो बढ़ता जा रहा है, उत्पादन तो बढ़ता जा रहा है लगातार, और उत्पादन ज्यादा हो गया, लेकिन हुआ क्या कि मांग में कमी आ गई। मांग केवल स्कूल कर रहा है, हॉस्पिटल कर रहा है, पहले 4 कर रहे थे, लेकिन ये चारों लोग पेमेंट दे आए किसको, हॉस्पिटल को। और इसी कारण से नतीजा ये हुआ कि उत्पादन बढ़ता गया, और उत्पादन जब बढ़ता गया तो इनकी मांग कम हो गई वस्तु की, और जब मांग कम हो गई तो उस कारण से क्या हुआ कि उत्पादन को सैलरी देना मुश्किल पड़ गया, और स्कूल को सैलरी देना जब मुश्किल पड़ गया, नतीजा क्या हुआ, क्या कि हकीकत में सर स्कूल टीचर को पेमेंट एंड स्कूल मैनेजमेंट को भी तो खर्च होगा, वो इकोनॉमी में आएगा ही नहीं, ठीक है। अब देखिए आएगा, एक आशीष जी आएगा। अब देखिए आप, अगर आप रियल मायने में आप खुद स्कूल में आप पढ़े हुए हैं, क्या स्कूल के टीचर को उतना पेमेंट मिलता है कि सारे बच्चों की फीस अगर जोड़ दिया जाए, सारे बच्चों की फीस कम से कम उनके पास फीस पहुंचती है कम से कम 5 से 6 करोड़ रुपया हर मंथ, लेकिन वो 5 से 6 करोड़ रुपया डिस्ट्रीब्यूट थोड़ी ना करते हैं, वो कहां खर्च दिखा देते हैं, फालतू का खर्च दिखा देते हैं, जबरदस्ती का, जबकि होता नहीं है खर्च उनका। बिल्डिंग बनवाने में खर्च दिखाते हैं, हर साल कहीं बिल्डिंग बनती है, कुछ नहीं बनता है, जबरदस्ती का दिखाते हैं वो। और वो मैनेजमेंट के पास पैसा जाता है, और जब मैनेजमेंट के पास पैसा जाता है, वो मैनेजमेंट के पास ब्लैक मनी में पैसा जाता है, व्हाइट मनी में पैसा नहीं जाता है, उसका टैक्स नहीं देते वो लोग, ब्लैक मनी में पैसा जाता है यहाँ पर। और वो मैनेजमेंट इस पे क्या करता है, डिमांड नहीं करता है, वो महंगाई बढ़ाने का काम करता है। तो टीचर को उतनी सैलरी नहीं मिलती है, स्कूल टीचर को सारी चीजों को उतनी सैलरी नहीं मिलती है। नतीजा क्या होता है कि अब जब उत्पादन बढ़ता जाएगा, मांग कम हो जाएगी, और मांग कम हो जाएगी, नतीजा क्या होगा कि कंपनी में लॉक लगना शुरू हो जाएगा और मंदी आ जाएगी। अब जहां पर जवाहरलाल नेहरू ने समझा कि यार हॉस्पिटल स्कूल ये सब भी प्राइवेट हो जाएंगे, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा कि ये उद्योगपति भी कहीं ना कहीं घाटे में चले जाएंगे, और इनकी भी बंद हो जाएगी दुकान। अगर मुझे अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है तो 5 रुपए में हॉस्पिटल दो, 5 रुपए में स्कूल दो। क्यों 5 रुपए में हॉस्पिटल, 5 रुपए में, अर्थात निःशुल्क हॉस्पिटल, निःशुल्क शिक्षा। क्यों, क्योंकि ये व्यक्ति जब बीमार पड़े तो अपनी पैसे को सेव कर सके, जिससे उत्पादक की वस्तुएं खरीद सके। इसीलिए आपका कॉन्सेप्ट आया क्या, सरकारी स्कूल। इसीलिए कॉन्सेप्ट आया क्या, सरकारी हॉस्पिटल। सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल। 5 रुपए में हॉस्पिटल मिलता है आज। क्यों, क्योंकि आपकी सैलरी बच जाए, उस सैलरी से आप डिमांड कर सकें अर्थव्यवस्था में, क्योंकि हॉस्पिटल वाले के पास पहुंच गया। मैं आपको बताऊं, कोरोना में एक बहुत बड़े हमारे छोटा भाई है, टीचर भी है, मतलब वनडे के एग्जाम में पढ़ाता है इकोनॉमिक्स है, और ऑनलाइन भी पढ़ाता है वो वनडे के एग्जाम में इकोनॉमिक्स। तो छोटा भाई है, तो आपको आश्चर्य होगा, कोरोना में वो बीमार हो गया। सर गंगाराम हॉस्पिटल है दिल्ली में, 8 दिन का उन्होंने बिल बनाया है, आपको आश्चर्य होगा, 4.5 लाख रुपए। 4.5 लाख रुपए 8 दिन का बिल। 8 दिन रहे, और फिर उसके बाद लामा करा के लाए हम लोग। जैसे ही उसकी निगेटिव आई रिपोर्ट, लामा कराया, लामा कराकर हम लोग लेकर आए, और लामा कराकर सब रिप्रेजेंट लेकर आए। तो ऐसी कंडीशंस में यहाँ पर
आश्चर्य होगा आपको कि फिर हमने दूसरे हॉस्पिटल में कराया तो 1.5 से 2 लाख वहां बिल बना। तो ये पूरा पेमेंट अगर वहां चला गया तो अब 5 लाख रुपए की उसकी अर्थव्यवस्था में डिमांड होती, वो डिमांड कम हो गई। वो क्या हो गई? डिमांड कम हो गई। तो जाहिर सी बात है कि 5 रुपए में हॉस्पिटल और 5 रुपए में क्या कराइए, आप कराइए 5 रुपए में हॉस्पिटल और 5 रुपए में कराइए स्कूल। रेजेंसी में तो 15 लाख का, और पेशेंट भी सही नहीं हुआ। मेरे बुआ के फादर इन लॉ थे। हाँ भाई, ये देखिए अब रेजेंसी में 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए का मतलब हो गया कि उनकी 15 महीने की डिमांड कम हो गई। हर महीने 1 लाख रुपए की डिमांड करते। अब ये हॉस्पिटल वाले क्या 15 लाख की डिमांड करेंगे? अर्थव्यवस्था में नहीं करेंगे। अब उद्योगपतियों को तो इससे फायदा नहीं होने वाला है, केवल उस आदमी को फायदा होगा जो इसका मालिक होगा, रेजेंसी का। रेजेंसी का जो मालिक होगा उसको फायदा होगा, 15 लाख रुपए उसकी जेब में चले गए। और वो क्या करेगा? वो यहां खर्च ना करके कहां खर्च करेगा? अमेरिका में जाकर। वो कहां खर्च करेगा? वो खर्च करेगा जाकर यूरोप में जाकर। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को तो इससे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इनका स्टैंडर्ड अमेरिका और यूरोप का है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था का कोई फायदा नहीं होगा तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो उत्पादक है, जो वस्तुएं बना रहा है, उसके लिए तो बेकार हो गया ना वो व्यक्ति। उसके लिए तो बेकार हो गया वो व्यक्ति। अब ये उत्पादक सोचे हुए हैं कि 15 लाख की डिमांड आएगी इकोनॉमी में, और 15 लाख रुपया कहां चला गया? हॉस्पिटल के माध्यम से यूरोप में वस्तुएं बेच खरीद रहा है। यूरोप के नहीं बल्कि अमेरिका में एक तरह से यहाँ पर वो वस्तुएं खरीद रहा है उस 15 लाख की। ये 15 लाख उसका बेचारे का कहां चला गया? यूरोप अमेरिका में। अब ये उत्पादक क्या करेगा? भारत में सिर पैट कर पकड़ेगा कि यार क्या हो गया, ये तो इसकी दुकान तो बंद हो जाएगी ना, इसकी दुकान तो बंद हो गया बेचारे की। तो ये 15 लाख रुपए इसके पास ना जाए हॉस्पिटल के पास, तो क्या करो? सरकारी स्कूल बनाओ, सरकारी हॉस्पिटल बनाओ, 5 रुपए में सस्ते दरों पे कोरोना का इलाज कराओ। और ऐसी कंडीशंस में, हाँ बिल्कुल, अभी ऐसी कंडीशंस में तो चीजें हो रही हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं इसको कि भारतीय अर्थव्यवस्था में क्यों मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाएगी, क्यों 5 रुपए में हम लोग हॉस्पिटल प्रोवाइड कराते हैं, क्यों 5 रुपए में ये सारी चीजें रिप्रेजेंट कराते हैं। हाँ, अभी हमारा ब्रदर जो है बिल्कुल ओके है, वापसी हो गई है घर उसकी। हम लोग 1.5 महीने बराबर परेशान रहे उसके लिए, क्योंकि हम भी क्वारंटाइन हुए थे, कोरोना में भर्ती हुआ था। लेकिन आप ये सोचिए, सर गंगाराम में 8 दिन के बाद लामा कराने के बाद उनको 4.5 लाख रुपए, और डॉक्टर कोई भी रिपोर्ट नहीं सबमिट किया कोरोना की हम लोगों को। आपको आश्चर्य, उससे उन्होंने 90,000 के तो कोरोना टेस्ट डेली 24 घंटे में। और मैंने उससे पूछा कोरोना होता था टेस्ट? बोले नहीं होता था, ये हॉस्पिटल लूट रहे हैं। तो ये सब चीजें आजकल चल रही हैं। गंगाराम में कभी मत जाइएगा, मैं आपको कह रहा हूं, ठीक है। हाँ, गंगाराम के बाद हम लोग सेंट स्टीफंस गए थे। कभी मत जाइएगा गंगाराम, मैं आपको कह रहा हूँ। गंगाराम केवल और केवल क्या है, लूटने का काम कर रहा है। कोरोना के काल में भले ही अच्छा अस्पताल हो, मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि फर्स्ट रिकवरी तो वहीं हुई है, तो मैं कहूंगा अच्छा अस्पताल ही है। लेकिन हाँ, सेंट स्टीफंस उससे लाख गुना अच्छा हॉस्पिटल है। मुझे जैसा लगता है कि चार्जेस ठीक हैं। 1.5 लाख रुपए में वो 10 दिन रहा, 12 दिन, 14 दिन रहा, 1.5 लाख रुपए उनका बिल बना। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से लिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10,000 रुपए, अर्थात दिल्ली सरकार ने 10,000 रुपए डिसाइड कर रखा है कि कोरोना के मरीज को 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं लेंगे। दिल्ली गवर्नमेंट का ये गाइडलाइन है, जिसमें रूम देंगे, दवा देंगे, सारी चीजें हैं। तो सेंट स्टीफंस वालों ने इसको फॉलो किया, 14 दिन में उन्होंने करीब करीब 1.5 लाख रुपए लिया। ठीक है, तो उनका ठीक है, चलिए मान गए उनका, ठीक है। गंगाराम में तो ये समझ लिए वॉल्व का, मुझे लगता है कि अगर हुआ होगा तो 24 से 25 लाख रुपए, बल्कि ज्यादा ही होगा, क्योंकि उनका मैंने हिसाब देख लिया है कि वो तो हर दूसरे दिन 1.5 लाख जमा कर दीजिए, 2 लाख जमा कर दीजिए, ऐसे बोलने लगे थे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा
ये कॉन्सेप्ट रहा क्या कि क्यों हम 5 रुपए में हॉस्पिटल प्रोवाइड कराते, क्यों हम यहाँ पर 2 रुपए में, 1 रुपए, 5 रुपए में सरकारी जो आप देखते होंगे स्कूल क्यों बनवाते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी विडंबना ये है, गवर्नमेंट का काम है बनाना, हमारे यहाँ पर क्या है, सरकारी हॉस्पिटल पर लोग जाना नहीं चाहते, सरकारी स्कूल में जाना नहीं चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते हैं? क्योंकि गुणवत्ता का अभाव है। गुणवत्ता का अभाव क्यों है? क्योंकि लोग जागरूक नहीं है, जागरूक नहीं है, इस कारण से गुणवत्ता का अभाव है। लोग कोई मतलब, अब जैसे मैं गंगाराम की बात करूं, ठीक है, पैसे दे दिए, चिढ़ के निकल आए, कुछ नहीं मैंने किया। क्यों? क्योंकि मैं अगर चाहूं तो उस पे मतलब एक नोटिस वोटिस करके ये सब कर सकता हूँ, लेकिन मैंने कहा छोड़ो यार, यहाँ पर लूट लेने दो। तो ऐसे ही सरकारी स्कूलों में भी होता है कि सरकारी स्कूल में क्या होता है, जैसे ही आप कोई भी कार्यवाही नहीं करने की कोशिश करते हैं तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, लूप होल्स बनते जाते हैं। ये सब कारण है जो कि कारण बनते हैं किसके, इन सब के। ठीक है, तो आज के लिए चलिए दोस्तों यहीं तक रहने देते हैं। अभी कोई डाउट हो तो बोलिए जल्दी से, अभी कोई डाउट हो तो बोलिएगा जरूर। आकाश जी कोई डाउट हो, पारस जी कोई डाउट हो, अभी कोई डाउट हो तो जरूर बोलिए यहाँ पर कि किस तरह से अर्थव्यवस्था क्लियर है सब। ठीक है, तो मैंने ये बताया कि 5 रुपए में अर्थव्यवस्था क्यों, 5 रुपए में हॉस्पिटल और 5 रुपए में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इंटरव्यू में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो 5 रुपए में सस्ते दरों पर गरीबों के लिए इस तरह से उपलब्ध कराना, क्या सरकार का ये डिसीजन सही है? तो आप कहेंगे कि देखिए भारत का जो स्वरूप है वो कल्याणकारी राज्य का है, सोशल वेलफेयर पर केंद्रित है। ठीक है, और ऐसी कंडीशंस में हम गरीबों के लिए हित में ध्यान में रखकर इस तरह की रणनीति बनाते हैं। और दूसरा फैक्टर भी है इसका कि सर इकोनॉमी को एक सुचारू रूप से रन कराने के लिए, इकोनॉमी को एक सिस्टमेटिक ढंग से रन कराने के लिए हम सस्ते दरों पर अगर चीजें उपलब्ध कराते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको लेकर आते हैं। तो आज के लिए चलिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल फिर मिलते हैं इसी टाइम 6:30 बजे हमारी क्लास होगी, थर्ड क्लास होगी जो इकोनॉमिक्स की। आज मैंने 3 कॉन्सेप्ट दिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और यहाँ पर आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था। इनके क्या कंपोनेंट है तीनों की, तीनों इकोनॉमी की, और सबसे बड़ी बात है कि इनको क्यों अपनाया हमारी अर्थव्यवस्था में मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमारे उद्योग मंत्री का नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने औद्योगिक नीति में ये बात कही थी सबसे पहले कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी होगी, मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में दी थी। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया था। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड नाइट दोस्तों।